मेरे सास और ससुर हर समय लड़ते रहते थे। वो बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। मेरे ससुर मेरी सास से कहते, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। इस पर सास उनसे कहती कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं उस घड़ी को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी। हर दिन इसी तरह लड़ाई से शुरू होता और मेरे सास ससुर की लड़ाई पर ही खत्म होता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वो हर समय सास और ससुर के साथ उनके कमरे में ही रहती थी, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमजोर हो रही थी, जबकि मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत खुश रहने लगे थे। अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो नौकरानी कहने लगी कि मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर जाती। एक दिन वो नौकरानी सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा ली। मैं एकदम से बहुत ज्यादा डर गई। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट्स दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो 3 महीने से। मेरा नाम अंजलि है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता ने मोहल्ले में ही अपना क्लिनिक खोल रखा था। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। माँ चाहती थी वो जल्दी से बहू ले आए, लेकिन पिताजी कहते थे कि पहले बेटी का फर्ज अदा कर दें। बेटों की शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी पढ़ाई कर रही थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर सब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। ऐसा नहीं था मैं घर वालों पर बोझ थी, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बहुत हंसी खुशी रहते थे। जैसे ही पेपर पूरे हुए, दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और बोली, चलो आज से शुरू हो जाओ, काम काज सीखो, ससुराल जाकर यही सब तो काम आएगा। माँ तो स्कूल में होती थी और दादी मुझसे घर के काम करवाती रहती थी। ज्यादातर खाना बनाना मुझे उन्होंने ही सिखाया है। मेरा और दादी का किस्सा भी चोर सिपाही वाला बन गया था। रात को दादी मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती और सब लोग मुझ पर हंसते। ये देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे काफी सारे रिश्ते आने लगे थे और पिताजी उन रिश्तों की छानबीन भी करने लगे थे। जब माँ ने कहा कि उनकी एक दोस्त है जो अपने बेटे के लिए हमारी बेटी अंजलि को देखने आना चाहती है, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। जब वो लोग मुझे देखने हमारे घर आए तो दादी को वो लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। माता पिता से अलग होना आसान नहीं होता है। एक औरत की जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त और सलीका होगा तभी वो घर चला सकती है, और सबसे जरूरी बात उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरे पति बहुत सुलझे हुए और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था। काफी बार मैंने उनसे उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, मेरी पत्नी मुझे समझने वाली और मेरे जैसे शौक रखने वाली हो। मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो शायरी और म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखती और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे ससुर से झगड़ा होता रहता। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। मेरा जब दिल करता सोती थी और जब दिल करता उठ जाती थी। नई नई शादी थी, सब मेरे नाज नखरे उठा रहे थे। घर में बोर होती तो सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे खूब बातें करती, लेकिन मैं देख रही थी मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते थे। वो हर समय कोई न कोई किताब पढ़ते रहते थे या म्यूजिक सुनते रहते। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ में ही जवाब देते। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी मेरी इस आदत से बहुत परेशान थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे हाँ हूँ में ही जवाब क्यों देते हैं? क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझसे घंटों घंटों बातें करें, मुझे घुमा कर लाएं। बल्कि ऐसा करें, आप मेरे साथ कल मार्केट चलें, मुझे शॉपिंग भी करनी है।
आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि पत्नी को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊं या कहीं खाना खिलाने ले जाऊं। मैं बोले जा रही थी, तभी मेरे पति ने कहा कि चुप हो जाओ। वो गुस्से में तेज आवाज से बोल रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मुझे अचानक से झटका लगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं बोलती। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बोलो, तुम और बोलो, बोलती रहो। मेरे ऊपर ये एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। तुम्हारे साथ क्या बात करूं? मुझे तुम्हारे तरह बकवास करने का कोई शौक नहीं है। न मुझे फिल्मों और ड्रामों की स्टोरी आती है। मैं समझ नहीं पाई मेरे पति को किस बात का गुस्सा था। मेरे माता पिता ने जल्दी मेरी शादी कर दी थी। अभी तो मेरी उम्र भी 20 साल थी। उस दिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं सोचने लगी, मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पति को तो आइडियल लड़की चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि मैं उनकी आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरे पति अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी सासू माँ से पूछकर अपने मायके आ गई। घर पहुंची तो वहाँ सिर्फ दादी ही थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी, उनको सब बताने लगी। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रहीं और बोली, बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अपने पति के दिल में घर बनाना। जरूरी नहीं वो किसी लड़की को पसंद करता हो सकता है वो चाहता हो उसकी पत्नी उसकी हम ख्याल हो, उसको समझने वाली हो, उसकी बात मानने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर देखना वही पति जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी की बातें मेरी समझ आ गईं, इसीलिए मैं अगले दिन ही अपने ससुराल वापस आ गई। दादी की कही हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब भी मुझे मेरे पति की कही हुई बातें याद आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। जब मैं सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई तो मेरे पति उनसे कह रहे थे, माँ, अंजलि सिर्फ बीए करी हुई लड़की है, उसे किसी बात का भी पता नहीं है, न कोई सलीका है। आपने एक कम उम्र बच्ची को मेरे पल्लू से बांध दिया है। मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, मेरी पसंद देखनी चाहिए थी। मुझे लगा था आप मेरी पसंद का ख्याल करेंगी, लेकिन आपने तो। इसके आगे मेरे पति ने बात अधूरी ही छोड़ दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में बेटे, अंजलि की माँ का मुझ पर एक एहसान है और मैं वो एहसान कभी नहीं उतार सकती थी। और अगर अंजलि कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम उसे पढ़ा लो, उसे समय दो, उसे समझाओ। अभी वो कम उम्र है, तुम जैसा चाहोगे वो वैसे ढल जाएगी। और वैसे भी बराबर की पढ़ाइयों से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए औरत में समझदारी, सब रिश्तों को निभाना, बड़ों का आदर करना आना चाहिए। तुम उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाई को देखो, उसे प्यार से देखो। मेरे पति सर झुकाए बैठे थे और मेरी नज़र में मेरी सास का मर्तबा बहुत बढ़ गया था। मेरी माँ भी यही कहती थी, बेटी, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। उसके साथ खुद बहुत गलत हुआ है, वो एक टूटी हुई औरत है। तुम उसे जितना प्यार दोगी वो तुम्हें उससे ज्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या एहसान था जो मेरी सासू माँ मेरे पति को बता रही थी। माँ ने तो कभी बताया नहीं। खैर, मेरे पति का बर्ताव उस दिन से बदल गया था। एक दिन वो मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन कराया। वो अब अपनी बातों पर शर्मिंदा भी थे और मैं नखरे दिखा रही थी, मगर मैं उनका सब काम खुद करती, जैसे दादी ने समझाया था। मैं दादी की बातों पर अमल करती और देखते ही देखते मेरे पति मेरे करीब होने लगे थे। मैं उनको हर बात याद दिलाती तो वो माफी मांगते रह जाते। मैं समझ गई थी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बस मिजाज के थोड़े से गर्म हैं। मेरी एक नंद और देवर भी था। नंद की शादी हो गई थी, वो भी अच्छे थे, लेकिन गुस्से की तेज थी, जिसकी वजह से आए दिन उसकी अपने पति से लड़ाई होती रहती थी। मेरी नंद का पति बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिहालत उसके चेहरे पर दिखती थी। उनकी मोहब्बत की शादी थी, मगर अब बात तलाक तक आ चुकी थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। कई बार मेरी नंद का पति हमारे घर आया। उसका मुझे घूर घूर कर देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। औरत मर्द की नज़र पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में चली जाती। मैं खूब मेहनत कर रही थी। मेरा पति मुझे खुद पढ़ा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी।
उन्हीं दिनों मेरे पति के दोस्त की शादी थी। वो अकेले ही शादी में गए थे। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कहा, अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो मेरे पति के साथ बहुत खुश थी। मायके भी कम जाया करती थी। अब तो मेरे मोबाइल पर रोज ऐसे ही कॉल आने लग गए थे। मैं घबरा गई थी और मुझे अपने पति को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो अपना नंबर कॉलेज में भी किसी को नहीं दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेरे पति भी मेरी हालत नोट कर रहे थे और मुझसे पूछते भी थे कि क्या हुआ। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। कई दिनों तक अपना नंबर बंद रखती थी। अभी मोबाइल ऑन ही किया कि कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा। उधर से एक लड़के की आवाज आई। कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्दियों का मौसम था। सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया था। मेरे एमए के पेपर होने वाले थे। मेरे पति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाकर दिल बहलाने की। घर में बैठो और घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है। आप तो खुद ही मुझे पढ़ाना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। लेकिन वो पहले की तरह मुझ पर गुस्सा करने लगे और मैं जान गई कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। नंद भी हमारे घर आई हुई थी। वो मुझसे नाराज ही रहती थी और कहती, सारे फसाद की जड़ तुम हो। वो सबकी लाडली थी, इसीलिए मैं उसे कोई जवाब नहीं देती थी। फोन हमेशा के लिए मैंने बंद कर दिया था। घर के नंबर पर कॉल आती तो सास या नंद उठा लेती। आगे से कोई बोलता नहीं था। मेरे पति भी अब मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगे थे। मुझे लग रहा था कि वो सब कुछ जान गए हैं। मैं तो फोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मैं दादी को अपनी हर बात बताती थी। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वो मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुमने उसी समय अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमेशा डरपोक बनी रहती हो। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी होता है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता दिया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गई थी कि कोई भी पति ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन मेरी नंद के घर वाले उसे लेने आए थे क्योंकि उसका पति जेल में था। लेकिन वो जेल में क्यों था, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना किसी ने मुझे कुछ बताया था। मेरी सास भी समय के साथ बदलती जा रही थी। अब तो मेरे सास और ससुर में पहले से भी ज्यादा झगड़े होने लगे और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। नंद भी अपने घर चली गई थी और हैरत की बात तो ये है कि फोन आना भी बंद हो गया। तभी मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पति बहुत खुश थे। मैं उनके चेहरे को देख रही थी। तब वो बोले, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, बस मैं तुमसे नाराज था। तुमने अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम तब ही मुझे सब कुछ बता सकती थी। तुम मेरी पत्नी हो। 2 साल से हम एक साथ हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पति से ज्यादा अपनी पत्नी को भला कौन जान सकता है। उस दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि फोन पर परेशान करने वाला मेरी नंद का पति था। वो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और इसी वजह से वो जेल में है। उसकी आदत ही ऐसी है जिस वजह से मेरी नंद और उसकी बनती नहीं है। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई जिनकी हालत बहुत खराब थी। उसके पैर का जूता भी टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कह दिया। जब वो चली गई तो मैंने पूछा कि ये कौन थी। सासू माँ बोली, ये मांगने वाली थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। जब वापस आई तो मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर समय सास और ससुर के कमरे में ही रहती थी। सोती भी उन्हीं के कमरे में थी। मेरे सास और ससुर भी बहुत खुश थे कि अब वो
कि अब तो वो लड़ाई भी नहीं करते हैं, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उस नौकरानी से पूछा तो वो रोते हुए बोली, उन दोनों पति पत्नी से मेरा हिसाब भगवान लेगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैं डर रही थी कहीं उसकी बद्दुआ मुझे न लग जाए। कुछ दिनों से वो और भी ज्यादा कमजोर हो रही थी। उसका शरीर पीला पड़ रहा था। चलती थी तो ऐसा लगता था कि अब गिर जाएगी। वो एक दिन सासू माँ के लिए चाय बना रही थी, तभी बेहोश हो गई। मैं डर कर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मैं डर गई। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट्स दी, जिसे पढ़कर मैं सुन रह गई। मेरे होश उड़ गए कि मेरी सास 3 महीने से उसके साथ गलत कर रही है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। पुलिस मेरी सास को पकड़ने घर पर आ गई थी। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से पुलिस से बात करके उन्हें वापस भेज दिया। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे पति ने पूछा, माँ, क्या जो डॉक्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है? पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक नमी थी। फिर मेरी सास ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू किया कि वो कैसे इस मोड़ तक आई जहाँ से उन्हें ये पाप करने पड़े। उन्होंने कहा, मेरी पहली शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल अंजलि जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था, अंजलि को समझाने वाले, सहारा देने वाले काफी लोग थे, लेकिन मैं इस भरी दुनिया में अकेली थी। बस एक सहेली थी जो अंजलि की माँ है, वही मेरा ख्याल रखती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास नंदो ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मेरे पति के सामने वो अच्छे बनने का नाटक करती थी। समय के साथ साथ मेरा पति भी अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। जब मैं अपने पति के लिए तैयार होती तो मेरी नंद जानकर मेरे कपड़ों पर कभी सालन गिरा देती तो कभी पानी गिरा देती, और तो और कभी मेरे कपड़े जलाने की कोशिश करती। एक बार जब मैं माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था, तो मेरी नंद जानकर मुझसे काम कराया करती थी और जो खाना मैं बनाती उसे खराब कर देती थी। कभी उसमें बाल काट कर डाल देती तो कभी नमक डाल देती तो कभी मिर्च डाल देती। जब मैं ये सब अपने पति को बताती तो वो मेरी बातों का भरोसा नहीं करते। उन पर किसी तावीज का असर था। मेरे पति हर समय खोए खोए रहते। अपनी सास और नंदों के अत्याचार से मैं कमजोर होने लगी और मेरा मिसकैरेज हो गया। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी नंद ने मार डाला। तो जब मैंने अपने पति को सब कुछ बताया तो उन्होंने भी मुझे मारा और कहने लगे मैं उनकी माँ और बहन पर इल्जाम लगा रही हूँ और कहा कि तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ। मुझे देखने सुनने वाला कोई नहीं था। जब ये सब हो रहा था तो मेरी नंद सामने खड़ी हंस रही थी। कभी कभी तो वो मुझे जहनी मरीज लगती थी। मैं घर छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास और नंद ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और वहाँ एक लड़के को भेज दिया। इसी समय मेरा पति घर आ गया। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मेरे पति ने मेरे बच्चे को नाजायज कहकर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मुझे मेरी सहेली यानी अंजलि की माँ ने मुझे अपने घर में जगा दी। उसने दिन रात अपनी ससुराल वालों के ताने सुने, पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरा पूरा साथ दिया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ जो कि तुम हो। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ इशारा किया, तब वो मुझे लेने आया। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी नंद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा पति रो रो कर मुझसे माफी मांग रहा था, तो मैंने भी अपने बेटे की खातिर उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने अपनी बहन के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। इस गम में मेरी सास भी चल बसी। वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक बार फिर से अकेली रह गई। कुछ समय बाद मैंने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अंदर से मुर्दा हो गई थी। मेरा दूसरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और फिर समय के साथ सब जवान हो गए। कुछ महीने पहले एक औरत हमारे घर पर आई थी। वो मेरी नंद थी जो घर से भाग गई थी। उसने हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मैं उसकी बेटी को अपने घर में पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक जुआरी और नशेड़ी था। उसकी बेटी जवान होने वाली थी, इसीलिए उसे अपने पति से खतरा था कि उसका पति उसकी बेटी को बेच देगा। उसने मुझे मेरे पहले पति का वास्ता दिया
इसलिए मैंने उसे नौकरानी बनाकर रख लिया। और जिसे तुम नौकरानी समझ रहे थे वो तुम्हारी उस बुआ की बेटी थी जिसने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है कि मैं उसे जीते जी कभी माफ नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया उससे ज्यादा सजा उसे मिली। उसने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी भूल नहीं पाई थी। मेरे जख्म फिर से हरे हो गए। मैंने उसकी बेटी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती। सारी रात उससे अपनी और अपने पति की टांगे दबवाती। जब भी उसे नींद का झोंका आता तो उसके साथ मारपीट करती, जिससे कि उसकी हालत वैसी हो गई जैसी मेरी कभी हुई थी। और जब जब मैं उसकी बेटी को देखती हूँ मुझे वही औरत दिखती है। अब उसकी माँ मुझसे माफी मांगने आती है। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे मार दिया और खुद जेल चला गया। मेरी सास सिसकियों के साथ रो रही थी। हम सबकी आंखें नम थीं। उनके साथ जो अतीत में हुआ वो गलत था, मगर अब जो वो उस लड़की के साथ कर रही थी वो भी गलत था। वो उनके घर की इज्जत थी। वो मेरी सास के पैर पकड़कर बैठी थी और कह रही थी, आंटी जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था। आप भी वही सब कर रही हैं जो मेरी माँ ने आपके साथ किया। आप सिर्फ एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ कर दें। मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। मेरी सास ने उसे देखा भी नहीं और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने उसके सर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, इसे कमरे में ले जाओ। अक्सर बड़ों की गलतियों की सजा हमेशा छोटों को ही मिलती है। सारी रात वो लड़की सिसकियों के साथ रोती रही। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। घर का माहौल बहुत उदास था, लेकिन जब हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तो खुशियां ही खुशियां आ गईं। मेरी सास अपने पोते को चूमने लगी। उन्होंने अपने पोते का नाम करण रखा था और मुझसे कहा, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे मांग लो। तब मैंने और मेरे पति ने उनके कदमों में बैठकर कहा, माँ जी आपके साथ जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए और इस नौकरानी लड़की को जिसका नाम हेमा था उसके लिए अपना दिल साफ कर ले और उसे अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर हेमा को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास ने हेमा से माफी मांगी। आज इस बात को कई साल बीत गए। हेमा की शादी मेरे देवर से हो गई। मेरे ससुर भी अब मेरी सास से झगड़ा नहीं करते थे। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम रागिनी है। मेरे 4 भाई थे और मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए घर में सबकी लाडली थी। मेरे बड़े भाई की शादी 8 साल पहले गांव के जमींदार की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। लगता ही नहीं था कि वो दूसरे घर से आई हैं। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती, ना ही हम लोगों के साथ बैठती उठती, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती। आज दोपहर पड़ोस की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने से घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी। लेकिन शादी की रात ही भाभी, आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब छोटे भाई की चौथी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मजे कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों का दिल दहला कर रख दिया था। हमारी निशा भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लेकर आए थे, वो अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। निशा भाभी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं लफ्जों में बता भी नहीं सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई उन्हें देखता दांतों तले अपनी उंगली दबा लेता।
कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएंगी। अगर भाभी के घर वालों से हमारी रिश्तेदारी न होती तो निशा के माता पिता हम लोगों के ऊपर केस करवा देते, क्योंकि निशा भाभी के चीखने की आवाज़ें बता रही थी कि वो किस कदर तकलीफ में रही हैं। निशा भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना तो सिर्फ नर्म दिल इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। कुछ वक्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने में हमें लड़की मिली थी वो लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन इनका खानदान बहुत ही अच्छा था। मेरी भाभी दीक्षा को जो कोई भी देखता वो उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात दीक्षा भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हम सब से बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर निशा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज था। और अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया था कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह तो साफ जाहिर है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। दीक्षा को हम अपने खानदान से ही ढूंढ कर लाए थे। दीक्षा के माँ बाप गरीब थे, लेकिन दीक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते थे, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया कि दीक्षा भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट को भी नहीं हटी। मैंने दीक्षा के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभीयों के साथ जो हो चुका था तुम्हारे साथ मैं वैसा नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा कि क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीयों के साथ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। माँ, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीयों के साथ क्या हुआ है? इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता ये घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरे जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी जरूरत पड़े। मुझे खुद ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। दीक्षा मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी,
जहाँ मुझे एक साया नजर आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे खड़ा ये शख्स जिसका साया पड़ रहा था वो भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मार दी और भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी। भाई भी एकदम से उठकर खड़े हो गए। कहा कि वो कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वो सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में दीक्षा भी उठ गई। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या करा जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतजार करने के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी ये दिखाई कि बड़े भाई को फोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात न हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार डरते डरते आए। फिर सब ने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे शक की नजरों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। दीक्षा भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी, अगर तुमने इस साए को देखा है तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, वो कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान आशिक हो। मैंने दिल में सोचा और इसी वजह से भाई की तीनों बीवियां मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज का साया हो सकता है, हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वो काफी सारे बाबाओं और तांत्रिकों को जानती थीं। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और वो हमें वहाँ से एक बाबा के दरबार में ले गईं। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वो सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वो कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जाप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ। और कहने लगे कि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी रात जागकर इसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साए से बच पाएगा। और अगर 1 दिन की भी नागा हो गई तो फिर मंत्र जाप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जाप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वो आज रात से ही मंत्र जाप शुरू करेंगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप रात भर कैसे जागेंगी? आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है, आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है
और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गईं। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत संजीदा हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे ख़ानदान में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की होती थी। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस मंत्र जाप को आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और वो ये मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गईं। मगर मंत्र का जाप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिन समस्या थी। फिर भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जाप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा कामकाज करके चली जाती थी, जिसने हमारी दोनों भाभीयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वो परेशान थीं या फिर हमसे नाराज थीं? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती, कभी जी चाहता कि बाहर से पानी पी लूं। कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया और मुझे नींद नहीं आई। थक हार के मैं कमरे से चुपके से निकल के आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस न जाऊं। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि दीक्षा भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज थी। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वो आदमी पहले की तरह चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उसके दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाजा न हो जाए कि यहाँ के घर वाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अमूमन देर तक जागता रहता था। इस वक्त भी वो शायद पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। ये सुनते ही वो कमरे से निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट जल गई। अभी मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ घर में रुके हुए मेहमान थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वो आदमी मौजूद था। वो वहाँ ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरे भाई पर ही हमला कर दे। मगर हमारी हैरत की इंतहा तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ नहीं किया और सिर झुका के वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सब की तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई।
वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी ही थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जाप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। रात के इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्रों का जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने ही तो मुझे ये मंत्रों का जाप करने को कहा है, आपको तो सब पता था। तब माँ ने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुमसे कौन सा जाप करने को कहा था। माँ ने भाभी को जवाब दिया, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं और माँ चीख कर बोली, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ न हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। बाद में हमें पता चला कि वो बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे 1 मिनट में ही मौत जकड़ लेगी। माँ ने भाभी से पूछा कि ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो ये सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, ये तो बस मंत्रों के जाप की वजह से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये बिच्छू इस मंत्रों के जाप के लिए तो है ही नहीं, सिवाय मौत के। इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण तो हो ही नहीं सकता। इससे सिर्फ किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने हम सबको चौकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ न कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और इसे मारने की गलती न करना। कहीं ऐसा न हो कि मरने से पहले ये तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वो टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरों में जा करके लेट गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तब तक सबको ये पता हो चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए 1 हफ्ते बाद माँ ने अपनी तहकीकात जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कजिन को बुलवाया, उससे उस बिच्छू का जिक्र किया और उसे सारी बात बताई और उससे पूछा गया तो वो कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी बिच्छू के काटने से ही हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो औरत इस दर्जे का घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया और इस तरह रखा कि वो विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा न लगे। कभी उनमें और अपने आप में फर्क ना किया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था। इसकी सजा तो माफ़ी के काबिल हरगिज न थी, मगर विधवा होने की वजह से हम उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी के चक्कर लगवाना नहीं चाहते थे। माँ कहती, इस औरत को भगवान इसके किए की सज़ा खुद देगा, हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए, इसको कानूनन कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम इन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था वो भी माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें भाभी को सज़ा दिलवानी चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।